हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर पे। तो आज हम करने वाले हैं जो यूकेपीएससी द्वारा इलेक्शन कमीशन रिव्यू ऑफिसर का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, कब 4 मई 2025 को। ठीक है, इस पेपर का अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे। बाकी सिर्फ जो उत्तराखंड के क्वेश्चन हैं उन्हीं को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे उसके सारे फैक्ट्स के साथ। ठीक हो गया। अब बाकी लेक्चर देखना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि पेपर सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, सारे फैक्ट्स के साथ, सारी डिटेलिंग के साथ। और मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये खुद पे है, क्यों? क्योंकि पहले से ही पूछे हुए प्रश्न हैं, हमारा एक पेपर है उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड है। आगे के जितने भी हमारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं तो उसमें जो है यहीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप देखना हमेशा जो है पीवाईक्यू काफ़ी जो है हमारे एग्जाम्स में बनते हैं, तो पीवाईक्यू सीरीज़ को अच्छे से करना है। ठीक है, ऑल एग्जाम्स पीवाईक्यू। ठीक हो गया, सारे एग्जाम्स की जो पीवाईक्यू है हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं रिव्यू ऑफिसर का। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो है टोंस और यमुनोत्री घाटी के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? ठीक है, दर्रा क्या होता है समझते हो ना, जैसे दो पहाड़ है, इसके बीच का जो प्राकृतिक तौर पे जो हमारा रास्ता होता है आर पार जाने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। ठीक है, पहली बात। अब देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ए है बोरसू दर्रा, या फिर धरासी दर्रा, या गुफ्त खाल, या फिर बाली दर्रा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? टोंस और यमुनोत्री घाटी के बीच जो है ना वो बाली दर्रा स्थित है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। बाकी इस क्वेश्चन के थ्रू ना हम क्या करेंगे, अपना जो यमुना जो नदी तंत्र है और साथ ही जो उसकी प्रमुख सहायक है कौन सी, टोंस, जो हमारा नदी तंत्र है उसको अपना पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया। बाकी और कुछ दर्रे देखेंगे जो कि मैंने मैप लगाया हुआ है, मैप के थ्रू। ठीक हो गया। सबसे पहले इसको हम देखते हैं। तो जो बोरसू दर्रा हमारा है ना भैया, इसको हम क्या कहते हैं, बरासू दर्रा। तो ये किसके बीच में है? जो हर की दून है। हर की दून कहाँ है? उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी। और जो हमारी किन्नौर घाटी है, किन्नौर घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो किन्नौर घाटी और हर की दून के बीच में कौन सा दर्रा हो जाएगा? बोरसू दर्रा। ठीक है, और दर्रा क्या होता है समझ रहे हो ना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। और पहले से ना पुराने जब टाइम पे जो है दर्रों का यूज़ क्यों होता था, मोस्टली व्यापार के तौर पर होता था। बाकी हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी को कैसे कनेक्ट कर रहा है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्तरकाशी जो है हिमाचल प्रदेश से क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, हमारे एक्स्ट्रा दर्रा कौन कौन से हैं, कुछ अन्य को भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले ना मैप देखो, अब मैप समझते हैं। तो ये हमारा उत्तराखंड है, बाकी ये उत्तरकाशी है, चमोली, पिथौरागढ़, ठीक है, देहरादून हो जाएगा हमारा। और ये कौन सा है? टिहरी है, रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर है। ठीक है, ये हरिद्वार हो गया, ये पौड़ी है, और ये कौन सा है? अल्मोड़ा है, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत। ठीक है, मैप में आपको सारी प्लेसेस अच्छे से याद होनी चाहिए। और ये क्या करता है ना, अब देखो एक तो हमने कवर करा था कि जो है 5 हमारे ज़िले जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ये हमने एक क्वेश्चन में देखा था, पूछा हुआ था। तो यहाँ हमारा कौन सा देश है? चाइना है। और यहाँ कौन सा है? नेपाल है। ठीक है, कौन कौन सीमा बनाते हैं चाइना से? तो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। और नेपाल से कौन बनाते हैं? तो पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। ठीक है, पिथौरागढ़ 2 से बना रहा है, ध्यान रखेंगे, चाइना से भी और नेपाल से भी। ठीक हो गया। अब कुछ दर्रे ना हमें इसी बीच पढ़ने पड़ेंगे, कि कुछ दर्रे होंगे जो उत्तरकाशी और चाइना तिब्बत का जो क्षेत्र है उसको कनेक्ट कर रहे होंगे, कुछ चमोली और तिब्बत के क्षेत्र को, कुछ पिथौरागढ़ तिब्बत के क्षेत्र को। ठीक है, इसी तरीके से नेपाल इन जो है पिथौरागढ़, इनके बीच में कुछ दर्रे पाए जाएंगे। ठीक हो गया। बाकी हमने देखा था कि जो 2 स्टेट है हमारे, ठीक है, भारत के जो 2 अन्य स्टेट हैं वो क्या करते हैं, उत्तराखंड से सीमा मतलब अपनी बाउंड्री लगाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? एक तो हिमाचल प्रदेश लगाता है, तो हिमाचल प्रदेश से कौन लगाते हैं? देहरादून और उत्तरकाशी। इसी तरीके से नीचे हमारा क्या आ जाता है? यूपी। तो यूपी का काफ़ी क्षेत्र लगता है हमारे उत्तराखंड से। तो एक तो लगता है हमारा उधम सिंह नगर का, छोटा सा किसका लगता है? नैनीताल का क्षेत्र, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून। ठीक है, अब देखो देहरादून हिमाचल से भी लगा रहा है और उधम सिंह नगर से भी। ऐसे ही पिथौरागढ़ चाइना से भी लगा रहा था, और किससे? नेपाल से भी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी थोड़ी सी मैप की नॉलेज। बाकी आप दर्रे देखते हैं। ठीक है, दर्रों को देखते हैं। तो सबसे पहले अब हिमाचल प्रदेश यहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बीच में कौन सा दर्रा है? तो श्रृंगकंठ दर्रा। श्रृंगकंठ दर्रा किसके बीच में है? अगर आपको बोले कि उत्तराखंड को और हिमाचल प्रदेश को कौन कनेक्ट करता है तो श्रृंगकंठ ही आंसर होगा। ठीक है, अगर वो उत्तरकाशी का नाम ना दे, सीधे उत्तराखंड बोले, या आपसे पूछे हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बीच में कौन सा दर्रा है, तो कौन सा है? श्रृंगकंठ दर्रा है। ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं जो हमारा कौन सा है, जो उत्तरकाशी और चमोली है इनके बीच में भी एक दर्रा पाया जाता है, कौन सा? कालिंदी दर्रा। ठीक है, इस दर्रे का नाम क्या है? कालिंदी दर्रा। ठीक है, कालिंदी दर्रा किसके बीच में है? उत्तरकाशी और चमोली के बीच में है। ठीक हो गया। बाकी इसी बीच जो है ना
जो हमारा कौन सा क्षेत्र है, चमोली और पिथौरागढ़ वाला, तो इसके बीच में भी हमें दर्रे देखने को मिलते हैं। एक तो है हमारा लातूधुरा दर्रा, किसके बीच में है, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में, ठीक है। एक है हमारा कौन सा, टोपी ढूंगा, लातूधुरा टोपी ढूंगा। एक है हमारा मार्चयोग, ठीक है। और एक कौन सा है हमारा, बाराहोती दर्रा, ठीक है। 4 दर्रे हमने देखे, लातूधुरा, टोपी ढूंगा, मार्चयोग और बाराहोती जो दर्रा है वो किसके बीच में है, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है, ठीक है। इसी तरीके से हम देखें तो चमोली और बागेश्वर के बीच में भी एक दर्रा है, कौन सा, तो सुंदर ढूंगा ग्लेशियर भी है ना, कहाँ, बागेश्वर में। तो इसी तरीके से जो सुंदर ढूंगा दर्रा है वो किसके बीच में है, बागेश्वर और चमोली के बीच में है, ठीक है। और एक दर्रा जो है ना बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में भी है। तो इम्पोर्टेंट ये है ट्रेल पास, और इसकी खोज कब होती है, 1830 में होती है। किसके द्वारा, जो हमारा कौन होता है, कमिश्नर, जो ट्रेल है उसी के नाम पे इसका नाम भी रखा गया है, कमिश्नर ट्रेल द्वारा 1830 में इसकी खोज करी जाती है, ट्रेल पास की। किसके बीच में है, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है, ठीक है। अब देखो इतना तो आपको यहाँ से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा ना कि जो दर्रे हैं वो आपस में जो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं ना उन्हीं के बीच में होंगे। अगर ऐसे ही आपको ऑप्शन में थोड़ा बहुत दे दे कि ठीक है ये दर्रा किसके बीच में है, इस तरीके से आपसे पूछ ले, तो जो दूर दूर के ऑप्शन हैं तो उनको तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो ना। अगर आपको थोड़ा बहुत भी उसके बीच में आइडिया है तो दूर के तो हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, बाकी जो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं उन्हीं के बीच में क्या होगा, हमें दर्रा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा एक और दर्रा है, कौन सा, पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में है, तो ये कौन सा है, लास्पा दर्रा, ठीक है। लास्पा दर्रा किसके बीच में है, तो पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में क्या है, लास्पा दर्रा है, ठीक है। और हमने देखा ना, हाँ फिर से रिवाइज करेंगे एक बार, उत्तरकाशी के और हिमाचल प्रदेश के बीच में क्या कौन सा है, श्रृंगकंठ दर्रा है। चमोली और उत्तरकाशी के बीच में कालिंदी दर्रा हो जाएगा। इसी तरीके से चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में हमने क्या देखा, लातूधुरा, टोपी ढूंगा, मार्चयोग और बाराहोती दर्रा। और हमने फिर देखा कि बागेश्वर और चमोली के बीच में कौन सा है, सुंदर ढूंगा। और फिर हमने क्या देखा कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में है एक ट्रेल पास। कब होती है खोज, 1830 में होती है। कौन करता है, जो कमिश्नर ट्रेल होता है उसके द्वारा क्या होती है, खोज करी जाती है, ठीक है। फिर हमने एक देखा कि पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में कौन सा है, तो लास्पा दर्रा है, ठीक हो गया। अब देखते हैं, अब देखो जो उत्तरकाशी है ये तिब्बत के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है ना, बाउंड्री शेयर इसकी हो रही है। तो इसी तरीके से हमने क्या अभी मतलब मैंने आपको बताया कि जो आसपास के एरिया इन्हीं के बीच में ही दर्रा होगा। तो सीधी सी बात है, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में भी कुछ दर्रे पाए जाएंगे, तो हमें ये भी पढ़ने हैं। तो अब इन्हें देखते हैं, ठीक हो गया। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊँ कि हाँ चलो आ गया, ठीक है। अब देखते हैं कि जो हमारा उत्तरकाशी है और जो तिब्बत है इसकी सीमा पे एक तो हमारा आता है कौन सा, थांगला दर्रा, ठीक है। थांगला दर्रा किसके बीच में है, पूछे, उत्तरकाशी और तिब्बत के। इसी तरीके से एक है मुलिंगला दर्रा है, एक है सागचोकला, ठीक है, एक है नेलंग दर्रा भी किसके बीच में है, तो उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में। थांगला, मुलिंगला, सांगचोकला और नेलंग दर्रा किसके बीच में है, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में है, ठीक है। बाकी इतने ही देखते हैं, इनको आप अच्छे से करना, फिर सब कुछ हौच पौच हो जाएगा, बहुत कुछ देखेंगे तो, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। तो ये तो हमारा दर्रे वाला हो गया। बाकी यमुना और टोस यहाँ पे हमें नाम मिला है, तो अब हम क्या कवर करेंगे, जो है नदी तंत्र हमारा कौन सा, यमुना और टोस वाला, उसको हम कवर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है ना, देखो एक पर्वत है उत्तरकाशी में, कौन सा, बंदरपूछ। कौन सा पर्वत है, बंदरपूछ पर्वत है, ठीक है। कहाँ है, उत्तरकाशी में। तो इसी का जो दक्षिणी ढाल है, ठीक है, कौन सा, दक्षिण पश्चिमी जो ढाल है, वेस्ट यही होगा ना हमारा, जो दक्षिण पश्चिमी जो इसकी ढाल है, ठीक है, यहीं पर क्या स्थित है, एक यमुनोत्री हिमनद, ठीक है। और यमुनोत्री हिमनद में एक हमारा क्या है, स्थान है, यमुनोत्री कांठा। कौन सा, यमुनोत्री कांठा स्थान है, ठीक है। तो यहीं से उद्गम होता है किसका, हमारी जो यमुना रिवर है उसका। कहाँ से हुआ, जो बंदरपूछ पर्वत का जो दक्षिण पश्चिमी ढाल है, ठीक है, यमुनोत्री हिमनद, उसके यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से किसका उद्गम होता है, यमुना नदी का उद्गम होता है, ठीक है। प्रमुख सहायक है हमारी गंगा रिवर की। तो अब इसको हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक हो गया। अब देखो पहले तो समझते हैं कुछ यमुना के बारे में, ठीक है। तो यमुना रिवर को ही हम क्या बोलते हैं, कालिंदी रिवर। अगर आपसे बोल दे कालिंदी अन्य नाम किसका है, तो यमुना रिवर का है, ठीक है। और राज्य में इसका
इसकी लंबाई राज्य में पूछी, यानी हमारे उत्तराखंड में ये कितनी बहती है, तो 136 किलोमीटर तो क्या है, ये हमारे उत्तराखंड में बहती है। वहीं लेकिन प्रयागराज तक ही जाती है ना, फिर गंगा में क्या होती है, इसका संगम हो जाता है। तो प्रयागराज तक अगर आपसे पूछ ले, प्रयागराज तक जो है इसकी लंबाई कितनी है यमुना रिवर की, तो 1376 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है, 1376 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। वहीं अगर आपसे पूछे राज्य में कितनी है, तो 136 किलोमीटर है। ठीक है, और हम और क्या यहाँ से जानेंगे कि जो यमुना रिवर है इसी को पुराणों में क्या कहा गया है, सूर्य की पुत्री इसी को कहा है, यम की बहन हो गया। ठीक है, और कृष्ण की पटरानी नाम से भी किसे कहा गया है, यमुना रिवर को। ठीक हो गया। अब देखते हैं इसकी कुछ प्रमुख सहायक कौन कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक तो पेन दिख रही है आप लोग को, हाँ एक मिनट, कुछ डार्क डार्क, सबसे पहले इसी को ही फिट करते हैं। अब लेते हैं ब्लैक। ठीक है, एक हमारी यहाँ से आती है कौन सी, ऋषि गंगा। ऋषि गंगा नदी आती है, किसकी सहायक है, यमुना की। ठीक है, फिर एक इम्पोर्टेंट हमारी आती है कौन सी, हनुमान गंगा। ठीक है, हनुमान गंगा आती है और कहाँ पे मिलती है ये भी इम्पोर्टेंट है, तो खरसाली, खरसाली नामक स्थान पे क्या होता है, इसका संगम हो जाता है हनुमान गंगा का, किसमें, तो यमुना रिवर में। ठीक है, अब कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं ना, जैसे एक है मुगरागाड़। ठीक है, कौन से हैं, एक है मुगरागाड़, बोले तो यमुना की सहायक है। इसी तरीके से एक है खतुनगाड़। ठीक है, और एक है हमारी कौन सी, कृष्णागाड़, आपसे बोले तो यमुना की ही सहायक है। एक है बरनीगाड़, बरनीगाड़ भी किसकी सहायक है, यमुना की है। एक हमारी है इम्पोर्टेंट रिखनाड़, रिखनाड़। अब देखो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका संगम कहाँ पे होता है, लाखा मंडल। काफ़ी बार पूछा हुआ है कि लाखा मंडल जो है किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो यमुना और रिखनाड़ नदी के संगम पे कौन स्थित है, लाखा मंडल है। ठीक है, और क्या देखेंगे, एक मिनट, हाँ, और फिर यहीं से जो है ना हमारी एक रिवर आती है कौन सी, कमलगाड़, कमलगाड़ बोलो या फिर कमल नदी बोलो। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इसी नदी को हम क्या बोलते हैं, जो हमारी पुरोला घाटी है, कहाँ, उत्तरकाशी में, तो पुरोला घाटी का वरदान किसे कहा जाता है, कमल गाड़ को कहा जाता है। ठीक है, पूछा हुआ है, याद रखेंगे। कमल गाड़ भी किसकी सहायक है, यमुना की, और इसी को क्या कहा जाता है, जो पुरोला घाटी है हमारे उत्तरकाशी में, वहाँ का वरदान कहा जाता है। इसी तरीके से हमने देखा कि जो रिखनाड़ इस जो नदी है हमारी लाखा मंडल नामक स्थान पे, उसका संगम हो जाता है किससे, तो यमुना रिवर से। ठीक है, फिर एक हमारी अगली नदी इंपॉर्टेंट आती है ना, अगलाड़। ठीक है, अगलाड़ नदी, अब आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, कहाँ, तो जो मौड़ मेला होता है, मौड़ मेला, ठीक है, मछली पकड़ने वाला होता है ना, इस तरीके का हम पढ़ते हैं। तो मौड़ मेला, मौड़ जो मेला है उसके लिए प्रसिद्ध है, मौड़ मेले के लिए प्रसिद्ध कौन सी रिवर है, तो अगलाड़ रिवर किसके लिए प्रसिद्ध है, मौड़ मेले के लिए प्रसिद्ध है। और किसकी सहायक है, तो किसकी सहायक है, हमारी यमुना रिवर की सहायक है। ठीक हो गया, बाकी अब ये, ठीक है, अब कौन सा आ जाता है हमारा, ये कालसी क्षेत्र आ जाता है। कालसी कहाँ है, देहरादून में है ना, कालसी का जो डाक पत्थर वाला इलाका है। अब यहाँ ना इसका संगम होता है किससे, एक इंपॉर्टेंट रिवर है हमारी टोंस रिवर से। ठीक है, टोंस नदी से इसका संगम होता है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, टोंस नदी को भी यहाँ तक लेकर के आते हैं। ठीक हो गया, अब देखो बंदर पूछ का ही जो स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है, ठीक है, बंदर पूंछ जो हमारा पर्वत है, ठीक है, उसमें ही क्या है, जो स्वर्गारोहिणी हिमनद है। ठीक है, स्वर्गारोहिणी जो हिमनद है। अब यहाँ से तो क्या, कौन सी एक हमारी नदी आती है, रुपिन नदी आती है। ठीक है, अब थोड़ा पेन चेंज करती हूँ। और फिर वहीं हिमाचल प्रदेश से हमारी एक नदी आती है, कौन सी, सुपिन, सॉरी रुपिन, अरे सॉरी, थोड़ा सा माफ़ करोगे, ये सुपिन था, तो कंफ्यूज में हो गई। ठीक है, तो सुपिन नदी हमारी कहाँ से आती है, सुपिन निकलती है हमारी बंदरपूछ पर्वत जो है उसके स्वर्गारोहिणी हिमनद से, और वही रुपिन कहाँ से निकलती है, तो हिमाचल प्रदेश से आती है। ठीक है, और कहाँ पे मिल जाते हैं दोनों नदियाँ, दोनों नदी का जो है संगम हो जाता है कहाँ पर, जो नेटवार वाला क्षेत्र है। ठीक है, मोरी जो ब्लॉक है उसका जो नेटवार वाला क्षेत्र है, वहाँ पे दोनों नदी का संगम हो जाता है, किस किस का, रुपिन और सुपिन का। ठीक है, रुपिन कहाँ से आ रही है, हिमाचल प्रदेश से, और सुपिन कहाँ से आ रही है, तो बंदरपूछ पर्वत जो है स्वर्गारोहिणी जो ग्लेशियर है वहाँ का, वहाँ से आ रही है सुपिन। अब कैसे याद करोगे, कन्फ्यूजन होगा तो कैसे कर सकते हो कि जो रूप है हिमाचल वालों का क्या होता है, अच्छा होता है,
ऐसे याद कर सकते हो ना, इसमें रूप आ रहा है कि वो दिखने के बड़े अच्छे होते हैं हिमाचल वाले, तो हिमाचल को रूप से आप लोग कनेक्ट करेंगे, और रूप जो रूपिन नदी है वो कहाँ से हो जाएगी, हमारी हिमाचल से, ठीक है, एक याद कर सकते हो मतलब इस तरीके से। अब देखो, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब ठीक है, ये दोनों नदी मिल गई हमारे नेटवार मोड़ी में। अब इनका नाम ना आगे को होता है टोस, ठीक है, आगे को किस नाम से बहती है, तो तमसा या फिर टोस नाम से ये आगे को बहती है, ठीक है। अब देखो, पुराणों में ना जो रूपिन और सुपिन को कुछ अलग नाम से कहा गया है। रूपिन को तो क्या कहा गया है, जला, और वहीं सुपिन को कहा गया है उपजला, ठीक है। रूपिन को कहा है जला और सुपिन को क्या कहा गया है, उपजला, किसमें, पुराणों में, ठीक है। पूछे तो आंसर आप सही मार्क करोगे ना। और अब देखो, कुछ इंपोर्टेंट हम सहायक इसकी देखते हैं, किसकी, टोस की। तो एक तो है इसकी खूनी गाड़, खूनी गाड़ सहायक किसकी है, पूछे आपसे, तो किसकी हो जाएगी, हमारी टोस रिवर की हो जाएगी। इसी तरीके से एक है हमारी कौन सी, पावर नदी, ठीक है, जो उत्तरकाशी का आराकोट वाला क्षेत्र है वहाँ से ये नदी आती है, और त्यूणी में इसका संगम किससे हो जाता है, तो टोंस रिवर से हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार इसकी एक सहायक है कौन सी, मोना गाड़, मोना गाड़ या फिर खूनी गाड़ किसकी सहायक है आपसे पूछे तो किसकी है, टोस रिवर की है, ठीक है। अब जो है ना ये नदी इतनी ही इसकी सहायक है, बाकी ये रिवर फिर किससे मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। कहाँ, कालसी डाक पत्थर में काफ़ी बार पूछा हुआ है, जो हमारा कालसी है वो किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो टोंस और यमुना नदी के संगम पर स्थित है, कौन, कालसी, ठीक हो गया। अब क्या होता है, हमने देखा कि यमुना कितनी बहती है, 136 किलोमीटर बहती है। इसी तरीके से टोंस नदी कितनी है, 148 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है, ठीक है। सबसे प्रमुख सहायक है किसकी, यमुना की। अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर भी कौन बनाती है, तो टोंस नदी बनाती है, ठीक है। हिमाचल और किसका, उत्तराखंड का बॉर्डर बनाते हुए कौन सी रिवर फ्लो होती है, तो टोंस रिवर होती है। एक टोंस से और इम्पोर्टेंट बनता है क्या, कि सबसे जो वनाच्छादित क्षेत्र है, यानी कि फॉरेस्ट, एकदम घने घने फॉरेस्ट जो हैं, वनाच्छादित नदी घाटी है, ठीक है, किसकी है, तो टोंस रिवर की है, ठीक है। जो टोंस नदी बेसिन है ना, उस क्षेत्र में क्या है, सबसे ज़्यादा वनाच्छादित नदी घाटी है, ठीक हो गया। काफ़ी वन हमें उस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं जहाँ टोंस रिवर फ्लो होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर क्या राइट होगा, टोंस रिवर होगा, ठीक है। बाकी यहाँ तक हम ला गए थे। अब आगे को ये फिर जब कालसी में मिलती है तो आगे को जो है यमुना नाम से ही फ्लो आगे को ये होती है, ठीक है। यमुना नाम से आगे को बहती हुई जाती है, और फिर यमुना नदी जो है उत्तरकाशी में सबसे पहले बहती है, फिर देहरादून का जो ढालीपुर के पास से ना ये क्या हो जाती है, राज्य से बाहर चली जाती है, ठीक है। कहाँ जाएगी, यूपी में। फिर यूपी के प्रयागराज में इसका संगम किससे हो जाता है, गंगा नदी से हो जाता है, ठीक हो गया। अरे फिर ना एक चीज़ हमारा रह गया, वो क्या है कि इसी के पास में ना यमुना से एक नदी और आकर के मिलती है, कौन सी, आसन नदी, छोटी सी नदी है आसन नदी, मिलती है कहाँ, हमारा यमुना से, और इन्हीं के संगम पे हमारा क्या है, आसन बैराज पढ़ा था ना। आसन बैराज जो है किन नदी के बीच में है, तो आसन जो वेटलैंड हमने पढ़ा था, तो आसन नदी और यमुना के क्षेत्र में है, ठीक है। तो यही था हमारा पूरा नदी वाला। तो थोड़ा सा ये समझ में आपको आया होगा वैसे तो, ठीक है, अच्छे से आप लोग इसको बना लोगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जो है 18वें नंबर का, पहाड़ी राखो आंदोलन के प्रेरणता कौन थे, ठीक है। काफ़ी पूछता है ये आंदोलन, जितने भी वन से हमारे रिलेटेड हैं, तो महेंद्र कुंवर थे, अनिल जोशी थे, या फिर सच्चिदानंद भारती थे, या फिर चंडी प्रसाद भट्ट जी थे। तो कौन थे, सच्चिदानंद भारती, ठीक हो जाएगा। कहाँ ये शुरू होता है, तो उफरे खाल पौड़ी में जो है इस आंदोलन को ये शुरू करते हैं कौन, सच्चिदानंद भारती। और कब करते हैं, 1989 में जो है पहाड़ी राखो शुरू होता है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और आंदोलन देखते हैं। चिपको जो आंदोलन था वो कहाँ होता है, चमोली में, गौरा देवी मेन है, और 1974 से जो है शुरू होता है चिपको आंदोलन। इसी तरीके से रक्षा सूत्र आंदोलन अगर आपसे पूछे, ठीक है, पेड़ों में क्या करते हैं, रक्षा सूत्र जिस आंदोलन में बांधते हैं, ठीक है। भिलंगना जो घाटी है हमारी, कहाँ, टिहरी में, तो वहाँ जो शुरू होता है कौन सा, रक्षा सूत्र आंदोलन होता है। और कौन इसे करते हैं, तो सुरेश भाई द्वारा करा जाता है, ठीक है, सुरेश भाई द्वारा करा जाता है रक्षा सूत्र आंदोलन का जो हमारा शुरुआत, ठीक हो गया। कब करते हैं, तो 1994 में करते हैं, ठीक है। इसी के अगले साल एक और होता है हमारा कौन सा, मैती आपसे पूछे, काफ़ी बार कवर करा है हमने, चमोली से ये शुरू होता है, ठीक है। किसके द्वारा करा जाता है, तो कल्याण सिंह रावत, ठीक है। कौन शुरू करते हैं, कल्याण सिंह रावत शुरू करते हैं, कब, 1995 में शुरू होता है, ठीक है। एक है हमारा कौन सा आंदोलन, डूंगी पैंथोली आंदोलन, इंपॉर्टेंट है, चमोली से ये भी शुरू होता है। और इनकी, ठीक है, हेड अगर हम बोले मेन कौन होती है इसमें, तो मथुरा देवी,
मथुरा देवी द्वारा होता है और 1980 से शुरू होता है। ठीक हो गया। तो डूंगी पैतोली आंदोलन था क्या, मतलब इसमें मेन क्या था? तो जो हमारा बाज होता है ना, बाज के जो जंगल हैं उनको काटे जाने पर करा था कौन सा? डूंगी पैतोली आंदोलन। ठीक है, बाज के जो वृक्ष हैं उनके संरक्षण हेतु करा गया था। तो बाज को ही हम क्या बोलते हैं? उत्तराखंड का वरदान। ठीक है, विश्व में इसकी कितनी प्रजाति है? 40 प्रजाति किसमें है? विश्व में है। वहीं उत्तराखंड की बात करी जाए तो 5 प्रजाति पाई जाती है हमारे उत्तराखंड में। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बार बार बनता है कि ये जो है मतलब किस क्षेत्र का हमारा वन है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष एक है। कौन? हमारा बांज वृक्ष। ठीक है, कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? राज्य में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो शिव की जटा नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो शिव जी की जटा में क्या हुई थी? गंगा नदी जो है पूरी समाहित हुई थी ना। इसी तरीके से जो बाज की जड़ें होती है, इसमें भी जो नदियों का पानी होता है, मतलब काफ़ी जो पानी है वो सोख करके रखता है। कौन? बाज वृक्ष। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? शिव की जटा इसे कहते हैं। वहीं इसका अगर वैज्ञानिक नाम आपसे पूछे तो वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? क्वर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा। ठीक है, क्वर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा किसका नाम है? बांज वृक्ष का नाम है। और बांज वृक्ष को हम क्या बोलते हैं? पहाड़ का हरा सोना। ठीक है, पहाड़ का हरा सोना किसे कहा जाता है? तो बांज वृक्ष को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अल्मोड़ा में हुक्का क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई? 1904, 5, 6 या फिर 7? ठीक है, तो वैसे ना इसका आप 1906 भी याद रखेंगे और 1907 भी। 1906-7 के बीच में ये होती है। आयोग ने आंसर सही माना 1907 को। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन आपको गिवन है, लेकिन कभी ऐसा हो कि 1907 हमें ऑप्शन में ना दिया हो, तब हम क्या टिक करेंगे? 1906। ठीक है, कहाँ होती है हुक्का क्लब की स्थापना? अल्मोड़ा में होती है। ठीक हो गया। इसी तरीके से एक हमारा बनता है क्या? हैप्पी क्लब बनता है कब? 1903 में बनता है। और इसकी भी स्थापना कहाँ होती है? अल्मोड़ा में होती है। ठीक है, कहाँ होती है? अल्मोड़ा में होती है। इसी तरीके से एक हमारा इंपोर्टेंट हम पढ़ते हैं क्या? डिबेटिंग क्लब की स्थापना भी कब होती है? 1870 में इसकी स्थापना होती है। और कहाँ होती है? अल्मोड़ा में होती है। ठीक है, और डिबेटिंग क्लब के जरिए ही क्या निकलता है? अगले साल हमारा इंपोर्टेंट अखबार कौन सा? अल्मोड़ा अखबार निकलता है। ठीक है, कब निकलता है? अगले ही साल 1871 में निकलता है। ठीक हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो है दोखा से तात्पर्य है भांग के रेशों से निर्मित बिना बाहों का कोट, या फिर बकरी की ऊन से निर्मित बिना बाहों का कोट, या सूती रेशों से निर्मित कोट शिशु जन्म के समय आयोजित एक नृत्य। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आयोग काफ़ी पूछता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? कि बकरी की ऊन से निर्मित बिना बाहों का कोट है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? दोखा कहते हैं। ठीक हो गया। अब ना कुछ और, जैसे कि एक होता है टाक, हम बोलते हैं ना पहाड़ी में, सर में मम्मी लोग कुछ बात है तो टाक बांध दिनों, इस टाइप का कुछ बोलते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? पगड़ी, यानी कि सर में ही मोस्टली किसी कपड़े से बांध लिया जाता है, या इसी को हम कहते हैं साफा। ठीक है, साफा इसी को हम कहते हैं। इसी तरीके से एक हम काफ़ी सुनते हैं कि झगुली क्या होता है? झगुली, यानी कि झगुली क्या होता है ना? एक लंबा फ्रॉक टाइप का होता है जिसको जो छोटी बालिकाएं होती हैं वो इसे पहनती हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पे। तो जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य गीत नहीं है? ठीक है, यानी कि नृत्य गीत नहीं है। तांदी, चौफला, थड़िया या फिर लाली। तो कौन सा नहीं है? लाली हमारा एक नृत्य गीत नहीं है। बाकी के 3 हैं, और इन्हें हमने ना, इन तीनों ऑप्शन को हमने पहले कवर करा हुआ है। एक क्वेश्चन इसी तरीके का था। तो चलो फिर से हम क्या करते हैं, एक बार रिवीजन इसका करते हैं। तो तांदी मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है कि तत्कालीन घटनाओं पर ही मतलब ये नृत्य हमारा आधारित है। ठीक है, एक सामूहिक नृत्य है, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके ये नृत्य करा जाता है। और आयोग में एक क्वेश्चन भी बना था पेपर में कि कौन सा नृत्य है जो सिर्फ पुरुषों द्वारा करा जाता है? तो तांदी नृत्य जो है सिर्फ पुरुषों द्वारा करा जाता है। ठीक है, माघ के महीने में ये नृत्य मोस्टली करा जाता है। और किस क्षेत्र में करा जाता है? तो जो रवाई क्षेत्र है, उत्तरकाशी टिहरी का जो कुछ क्षेत्र है रवाई, वहाँ इस नृत्य को करा जाता है। ठीक है, और हाँ इंपोर्टेंट अगर आपसे ये पूछे कि महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं, ठीक है, उनकी जीवनी से संबंधित नृत्य भी किसमें करा जाता है? तो तांदी में करा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से चौफुला बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, इसको भी हमने पहले कवर करा हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? चमफुली भी इसी को बोलते हैं, चौफुला या चमफुली नृत्य। ठीक है, तो गढ़वाल क्षेत्र में ये करा जाता है। और पहली बार तो कौन इसे करती है? माता पार्वती करती हैं, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, कैसा नृत्य है? एक श्रृंगार प्रधान नृत्य है। ठीक हो गया। बाकी इसमें कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, हम कंपेयर करते हैं ना इस डांस का, जैसे गुजरात का जो डांस है कौन सा? गरबा, उससे इसका कंपेयर करा जाता है। इसी तरीके से जो असम का नृत्य है बिहू, इस बिहू के समान ही इसे माना जाता है, और उसकी तुलना मतलब इससे करी जाती है बिहू से। एक है मणिपुर का रासो,
मणिपुर का कौन सा नृत्य है, रासो नृत्य से इसकी तुलना करी जाती है। ठीक है, गुजरात के गरबा नृत्य से, असम के बिहू से और मणिपुर के रासो नृत्य से क्या है, जो हमारा चौफुला नृत्य है उसकी तुलना करी जाती है। ठीक है, दोनों इसमें भाग लेते हैं, मेल भी फीमेल भी। मेल डांसर को हम क्या कहते हैं, चौफुला कहते हैं। वहीं जो हमारी महिला नृत्य करती है उसे हम क्या कहते हैं, चौफुलो कहते हैं। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन जो है हमारा वो क्या है, थड़िया। अब मैंने बताया था आपको पहले कि थड़ मतलब क्या होता है, आंगन। ठीक है, आंगन होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, आंगन में किया जाने वाला नृत्य। अब होता क्या है, जो नवविवाहित महिलाएं हैं, ठीक है, अभी अभी नई शादी उनकी हुई है, जब वो पहले बार अपने मायके में आती है ना, तो मायके के आने पर वो क्या करती है, अपने आंगन पे जो नृत्य करती है पहली बार आने पर, उसी को हम क्या कहते हैं, थड़िया नृत्य कहते हैं। ठीक है, यानी आंगन में किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो जो है होली हिमालय नामक पुस्तक के लेखक कौन है, मैंने बताया है पहले भी, ये क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ था, रिपीटेड है, तो ई सरमन ओकले हो जाएंगे। 1905 में क्या होता है, इसका प्रकाशन होता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन हमें काफ़ी इंपोर्टेंट गिवन है यहाँ पे, तो सबको देखेंगे। तो E.T. एटकिंसन की बुक कौन सी है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे द हिमालय डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्स प्रोविंसेज, ठीक है, प्रोविंसेज, तो ये किसकी बुक है, एटकिंसन की बुक है। इसी तरीके से एक और है, कौन सी, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर बुक किसकी है, एटकिंसन की है। ठीक है, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। एटकिंसन की दो बुक है, द हिमालय डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्स प्रोविंसेस, और दूसरी कौन सी है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं किसकी बुक, तो ये तो पेन नहीं दिख रही है, चेंज, एक मिनट। अब हम देखते हैं GRC विलियम्स की बुक। ठीक है, तो यानी जो सेकंड ऑप्शन हमारा गिवन है, इनकी एक बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या है, मेमोयर ऑफ देहरादून। किसकी बुक है, मेमोयर ऑफ देहरादून, आपसे पूछे GRC विलियम्स की है। ठीक है, 1874 में इसका क्या है, प्रकाशन होता है। ठीक है, अब चलो कुछ रिवाइज। 1874 में ही हमारा क्या बना था, राजस्व पुलिस व्यवस्था बनी थी, हमने देखा था, और इसी को हम क्या कहते हैं, गांधी पुलिस भी इसी को हम कहते हैं। और कौन इसकी स्थापना करता है, ठीक है, किसके शासनकाल में ये होता है, तो रैमजे के। ठीक हो गया, और अब हम देखते हैं हमारा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तो तीसरा ऑप्शन है हमारा H.G. वॉल्टन। इनकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और रिपीटेड है, 3 बुक्स हम इनकी देखेंगे। तो अगर आपसे पूछे गढ़वाल या फिर देहरादून, क्योंकि दून गढ़वाल में ही है ना, गजेटियर्स किसकी बुक है, तो H.G. वॉल्टन की है। वहीं आपसे पूछे ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स बुक किसकी है, H.G. वॉल्टन की, और अल्मोड़ा गजेटियर्स किसकी है, तो H.G. वॉल्टन की है। ठीक है, 3 हमने देखे। और वहीं लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट गजेटियर में याद रखना है कि हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर किसकी है, एटकिंसन की है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों या फिर देशों के मध्य लंगूड़गढ़ की संधि हस्ताक्षरित हुई थी, गढ़वाल नेपाल, कुमाऊं नेपाल, सिरमौर तथा गढ़वाल, या फिर कुमाऊं तथा गढ़वाल, तो किसके बीच में हुई थी, गढ़वाल तथा नेपाल के बीच में हुई थी। क्या होता है कि 1790 में हमने देखा था कि हवाला बाग का युद्ध होता है। ठीक है, कौन सा युद्ध, हवाला बाग का युद्ध होता है, किस किस के बीच, गोरखा के बीच और चंद के बीच होता है। ठीक है, गोरखा जीत जाते हैं, चंद हार जाते हैं। ठीक है, लास्ट चंद राजा कौन होता है हमारा, महेंद्र चंद होता है। ठीक है, कौन से नंबर का, 62वें नंबर का होता है। तो 1790 में, तो सॉरी 1790 में, हाँ 1790 में क्या करते हैं, जो गोरखा होते हैं वो मतलब कुमाऊं क्षेत्र में जहाँ चंद शासन कर रहे होते हैं, उस क्षेत्र में क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। और उन्हें आमंत्रण कौन देता है आक्रमण करने के लिए, हर्षदेव जोशी देता है। ठीक है, और वो कुमाऊं क्षेत्र को जीत जाते हैं। ठीक है, और यहीं पे चंद जो वंश होता है उसका अंत हो जाता है और गोरखा शासन शुरू हो जाता है 1790 से। अब अगले ही वर्ष ये क्या करते हैं, जब इन्होंने कुमाऊं विजित करा, तो ये क्या करते हैं, फिर उसके बाद जो गढ़वाल का जो लंगूड़गढ़ वाला जो इलाका है ना, वहाँ पे आक्रमण कर देते हैं। लेकिन इन्हें जो गोरखा है ना, इन्हें वहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है। तो उस टाइम जो है गोरखा शासन नहीं लगता है गढ़वाल में। ठीक है, ये लोग हार जाते हैं गोरखा। लेकिन फिर एक बार और ये प्रयास करते हैं, कब, 14 मई 1804 में ये लोग फिर से जो है आक्रमण करते हैं गढ़वाल में। और इसी बीच क्या होता है कि 14 मई 1804 में युद्ध के टाइम पे जो हमारा लास्ट जो पवार शासक होता है, कौन, प्रद्युमन शाह जो होता है, उसकी इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है और गोरखा शासन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, कहाँ, गढ़वाल में। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
पछावन किस जनजाति समाज के लोक देवता है, ये पूछा है और जनजाति से हमेशा है कि क्वेश्चन बनता ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थारू जनजाति के है कौन, पछावन लोक देवता। ठीक है, अब हम थारू को कवर करेंगे। इससे पहले हम राजे को कवर कर चुके हैं अच्छे से, भोटिया को कर चुके हैं। अब तीसरी हमारी क्या देखते हैं, थारू को अच्छे से कवर करते हैं। ठीक है, थारू जनजाति के बारे में देखते हैं। अगर बात करी जाए इनका मुख्य निवास कहाँ है, ठीक है, कहाँ ये ज़्यादातर पाई जाती हैं, तो उधम सिंह नगर में इनका क्या है, मुख्य निवास है। ठीक है, और सबसे बड़ा समुदाय भी यही है, कौन, थारू जनजाति है। ठीक है, यानी मैक्सिमम नंबर, सर्वाधिक नंबर किसका है जनजाति में, तो थारू जनजाति का है। वहीं अगर सबसे कम की बात करी जाए, सबसे कम कौन सी जनजाति है, तो राजी जनजाति है। ठीक है, और ये लोग खुद को क्या करते हैं, किरात का वंशज मानते हैं और स्वयं द्वारा निर्मित एक ये शराब बनाते हैं, मतलब चावल को एकदम सड़ा करके ये एक शराब को निर्मित करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं ये लोग, जाड़ कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे जाड़ क्या है, तो थारुओं द्वारा बनाए जाने वाला एक, खुद के द्वारा बनाए जाने वाला एक शराब है। ठीक है, किससे निर्मित होता है, चावलों से होता है। ठीक है, कई गोत्रों में ये लोग बटे होते हैं। ठीक है, कई गोत्र में ये लोग बटे होते हैं। और उससे भी पहले कि ना, ये लोग गोत्रियों, मतलब गोत्र को क्या कहते हैं, कुरिया या जाति। ठीक है, जाति कहते हैं, कहीं गोत्र या कुरियों में ये बटे होते हैं, जाति में। तो कौन कौन सी, जैसे इंपॉर्टेंट है, बड़वायक एक होता है। ठीक है, एक क्या होता है, बट्टा होता है, रावत होता है। ठीक है, और होता है हमारा महतो होता है, एक होता है दहेत होता है, एक कौन सा होता है, वृत्तियाँ। ठीक है, क्या होता है, वृत्तियाँ। बाकी और क्या देखेंगे कि ये लोग जो है ना, वो संयुक्त परिवार में वैसे ही मोस्टली रहते हैं। और बाकी इसमें जो है, इस जो जनजाति में है, महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त है। अगर आपको इस तरीके से पूछे कि मातृसत्तात्मक कौन सी जनजाति है, तो कौन सी हो जाएगी, थारू जनजाति हो जाएगी। ठीक है, और अब ना इनके कुछ शादी के उससे इम्पोर्टेंट टर्म हैं। तो जैसे ये लोग बोलते हैं, अगर विवाह पक्का इनका हो गया, तो ये लोग क्या बोलते हैं, पक्की पौड़ी बोलते हैं। ठीक है, विवाह पक्का हुआ तो क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं पक्की पौड़ी कहते हैं। ठीक है, और जो विवाह की मध्यस्थता करता है, ठीक है, विवाह की मध्यस्थता कराने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, व्यक्ति को क्या ये लोग कहते हैं, तो मजपतिया कहते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मजपतिया कहते हैं। इनकी जो ऐसी वाली टर्मिनोलॉजी है ना, शादी से रिलेटेड वाली, तो ये सारी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद सगाई की जो रस्म होती है, इनको ये लोग क्या कहते हैं, अपना पराया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अपना पराया, इसको कहा जाता है सगाई रस्म को। इसी की बात एक है कि विवाह की तिथि निश्चित जब हो जाती है, विवाह की तिथि क्या होगी, निश्चित होगी, तो इसी को ये लोग क्या कहते हैं, बात कट्टी, क्या कहते हैं, बात कट्टी ये लोग कहते हैं। ठीक है, एक इनमें है प्रचलित रस्म, इनमें देखने को मिलती है प्रचलित रस्म, कौन सी, चाला। ठीक है, यानी कि जैसे इनकी शादी होती है ना महिला की, तो ये तुरंत मतलब जो है दूल्हे के घर तो जाती है, लेकिन वापस आ जाती है अपने घर। फिर मतलब कुछ महीनों बाद ये जब जाती है अपने ससुराल, तो उसी को हम क्या कहते हैं, चाला कहते हैं, मतलब इनके जो है रस्म में। और फिर इनमें जो है ना, विधवा विवाह भी इनमें देखने को प्रचलित है, विधवा विवाह प्रचलित है। ठीक है, और जैसे विधवा विवाह जब होगा ना, विधवा विवाह जब कराया जाएगा, इसमें जो भोज यानी कि जो खाना खिलाया जाएगा उनके मतलब फैमिली द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं, लठ भरवा भोज, लठ भरवा भोज बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब इनके देखते हैं प्रमुख देवता, जो हमसे पूछा भी हुआ था, प्रमुख देवता कौन कौन से हैं इनके। तो एक तो इंपॉर्टेंट जो हमें गिवन है, कौन, पछावन देवता इनके प्रमुख हैं। ऐसे ही ये किसकी पूजा करते हैं, तो खड़गा भूत की पूजा ये लोग करते हैं। और नगरयाई देवी की करते हैं। ठीक है, और किसकी करते हैं, भूमिया देवी की करते हैं। और इसी तरीके से कलुआ एक है, कलुआ देवता, राकत, ठीक है, कारोदेव, तो ये क्या है, इनके प्रमुख देवता हैं। और एक इनकी है कौन, फसल रक्षा देवी, यानी कि जो फसलों की रक्षा करती है, फसलों की रक्षा हेतु जिनकी पूजा करी जाती है, कौन है, जगमथिया देवी, कौन हो जाएगी, जगमथिया देवी। ठीक है, और इसी तरीके से ये लोग में मतलब शिकार भी काफ़ी करते हैं, तो शिकार की देवी, ठीक है, शिकार की देवी भी इनमें देखी जाती है, कौन, बागेश्वरी देवी, ठीक है।
और क्या हो सकता है इम्पोर्टेंट, कि होली जो है, ठीक है, होली में ये लोग क्या करते हैं, खिचड़ी नृत्य, काफ़ी बार पूछा हुआ है, खिचड़ी नृत्य किसका है, तो थारू का है, किस टाइम करती है, होली में करती है, ठीक है। और बाकी कौन सी जनजाति ऐसी है जो मतलब दीपावली को शोक के तरह मनाती है, तो कौन सी हो जाएगी, थारू, यानी दीपावली को क्या करती है, शोक पर्व के तौर पे मनाती है, ठीक है। और बाकी एक और इनका प्रमुख त्यौहार है, प्रमुख त्योहार की बात करी जाए तो कौन सा है इनका प्रमुख त्योहार, तो बजहर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो बजहर, ठीक है, बजहर त्योहार हो जाएगा इनका। और इसी तरीके से एक इनका प्रमुख नृत्य है, तो कौन सा नृत्य है, लहचारी है, ठीक है, लहचारी नृत्य इन्हीं का है। अब बढ़ते हैं, ये तो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी ना। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है वो भी किससे रिलेटेड है, थारू से ही है, तो उसको देखते हैं। उत्तराखंड की किस जनजाति समूह को कुरी कहा जाता है, तो किसे कहते हैं हम, कुरी, थारू को ही कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। बाकी थारू हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, और इनका ये जो है मतलब शादी वाली जो टर्म्स है इनको अच्छे से आप लोग तैयार करेंगे, ठीक है। और बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो जो है मोचंग किससे संबंधित है, एक वाद्य यंत्र है, स्थानीय खाद्य पदार्थ है, या फिर स्थानीय लोक पर्व है, या आभूषण है, तो मोचंग क्या है, एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। कैसा वाद्य यंत्र है आपसे पूछे तो सुशिर है, सुशिर वाद्य यंत्र ये है। सुशिर क्या होते हैं, यानी कि जिनको फूंक दे करके हवा के द्वारा जो बजाई जाती है, खोखली लकड़ी द्वारा ये बनाई जाती है, जैसे किसकी खोखली हो गई, जैसे बांस की कोई खोखली लकड़ी है, या कुछ धातु है, या जैसे जानवरों के जो सींग होते हैं उससे होती है, या तुमड़ी से ये बनाए जाते हैं, ठीक हो गया। और कौन कौन से और हाँ, इससे रिलेटेड एक और टर्म है कि ये जो मोचंग है ना, ये किसके द्वारा बजाया जाता है, तो भेड़ पालकों द्वारा, भेड़ पालकों द्वारा बजाया जाता है, क्या, जो मोचंग वाद्य यंत्र है, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात करी जाए और कौन कौन से सुशील, तो हमारी अलगोजा, ठीक है, अलगोजा एक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, बांसुरी भी इसी को कही जाती है। और ऐसा पूछा भी है, अलगोजा का अन्य नाम क्या है, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन बना था, ठीक है। और मसकबीन हमारा सुशिर है, मुरली, शंख, ये सब किस में आएंगे, हमारे सुशिर वाद्य यंत्र में आएंगे। बाकी वाद्य यंत्र पहले भी कवर कराया है, इसलिए सिर्फ रिवीजन यहाँ पे करेंगे। जैसे 4 होते हैं, एक तो अवनद्ध, ठीक है, सुशिर हमने देख लिया। सेकंड एक हम देखेंगे अवनद्ध, अवनद्ध क्या होता है, चर्म वाद्य यंत्र भी इनको बोलते हैं, चमड़े से ये बने होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ढोल, दमाऊं, ठीक है, और डोर होता है एक जो जागर में यूज़ होता है, हुड़की, नगाड़ा, तबला, ये सब किसके एग्जाम्पल है, अवनद्ध के हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक होता है हमारे घन वाद्य यंत्र, यानी कि जो धातु से निर्मित होते हैं, कौन कौन से हो जाएंगे, वीणाई, थाली, मंजीरा, चिमटी होती है, खंजड़ी जो होती है, खजड़ी, ठीक है, कसेटी, घंटी, करताल, ये सब क्या है, तो हमारे घन वाद्य यंत्र है, ठीक हो गया। एक होता है तत्व वाद्य यंत्र, जो तार से निर्मित होते हैं, कौन कौन से हो जाएंगे, हमारे जैसे एक तारा हो गए, दो तारा, वीणा हो जाएगा, गिटार उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो वो ये सब क्या है, तत्वाद यंत्र, ठीक है। 4 टाइप के हमने देखे, बाकी पहले कवर किया करा था, इसलिए सिर्फ यहाँ पे रिवाइज करा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल भातृमंडल की स्थापना की, ठीक है। घनानंद खंडूरी, बीडी चंदोला, मथुरा प्रसाद नैथानी, या फिर माया दत्त थपलियाल, तो किसने करी थी, मथुरा प्रसाद नैथानी जी ने करी थी। क्यों, क्या उद्देश्य था, तो जो गढ़वाल क्षेत्र के लोग हैं उनके बीच में एकता बढ़ाने के लिए, ठीक है, सामाजिक सुधार के लिए और शिक्षा का क्या प्रचार प्रसार करने के लिए करी गई थी, ठीक है। बाकी अब देखते हैं, तो इसकी स्थापना कब होती है, 1907 में होती है, और कहाँ होती है ये इंपॉर्टेंट है, तो लखनऊ में होती है, ठीक है, लखनऊ में होती है। बाकी किसने करी थी, मथुरा प्रसाद नैथानी जी ने करी थी, ठीक है। अगर इसकी पहली बैठक की बात करी जाए, ठीक है, पहली बैठक इसकी कब होती है, तो 1908 में होती है, कहाँ, कोटद्वार में, कहाँ होती है, कोटद्वार, कोटद्वार कहाँ है, पौड़ी में होती है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, पहली बैठक के अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो कुलानंद बर्थवाल जी, कुलानंद बर्थवाल, ठीक है, क्या बनते हैं, इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। क्या देखा, 1907 में स्थापना होती है, मेन है कहाँ होती है, लखनऊ में होती है, ठीक है। पहली बैठक अगले ही साल 1908 में होती है, कोटद्वार में, और अध्यक्ष कौन बनते हैं, कुलानंद बर्थवाल जी बनते हैं, ठीक है। तो यही है लास्ट क्वेश्चन। अब इसी के साथ जो है हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं, और बाकी इतने क्वेश्चन हमने कवर करे, इसका एक पार्ट 2 भी आएगा, तो उसमें हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। बाकी ये जो लेक्चर है वो प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगी, अगर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो। पीवाईक्यू सीरीज़ करके एक प्लेलिस्ट है, सारी पीवाईक्यू मैंने लगभग मतलब काफ़ी पीवाईक्यू वहाँ पे करा लिए हैं। इसी तरीके से मैं आगे को भी जो है उस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगी, कंटिन्यू रखूंगी, सारे पीवाईक्यू को हम अपने अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। होप आप सबको पसंद आ रही होगी ये सीरीज़, अपना सपोर्ट देंगे, ठीक है, लाइक करेंगे, और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करेंगे अगर आपको लगे कि फ़ायदा हो रहा है, और बाकी इसी तरीके से मतलब अपना प्यार सपोर्ट देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।